चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ज़्यादा तुम लोग उसके लिए वेट भी कर रहे हैं। वो है सरफेस केमिस्ट्री। हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को ऐसे पढ़ेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियोस होंगे। जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। पूरा फोकस होगा नीट के एग्जाम पे कि हम क्या क्या पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें कि सरफेस केमिस्ट्री से आने वाला क्वेश्चन एग्जाम में अगर आए तो हमसे नहीं छूटे। उसके लिए क्या करेंगे, जो भी टॉपिक्स इधर मिलेंगे सारे तो पूरा का पूरा एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट नहीं मिलने वाला, वो मिलेगा जो अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन। इनसे रिलेटेड बहुत सारे ग्राफ, जो भी ग्राफ हमें जरूरत होगा और ये क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ये डिस्कस करेंगे। ठीक, इसके आने वाले वीडियोस में फ्रेंडली आइसोथर्म डिस्कस कर देंगे और उनका क्या प्रॉब्लम था वो डिस्कस हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे कैटलिस्ट के बारे में देख लेंगे। उसके आगे चलेंगे तो हम लोग डिस्कशन करेंगे कोलाइड्स के बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं और कुछ अगर उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं अलग से तो वो याद रखने के लिए बोला जाएगा। ठीक, और ऐसे चलते चलते हम लोग आगे चैप्टर पूरा कर लेंगे खत्म। ठीक है, चलो तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक के लिए सरफेस केमिस्ट्री में अक्सर कुछ अलग ही टर्म्स चलते रहते हैं इधर, तो यहाँ के लिए आज मैं बस केवल 2 टर्म पहले तुम्हें बोलूंगा। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में तुम्हें 10-15 टर्म्स बता दूं सब याद कर लो, नहीं। 2 टर्म्स एक मिलेंगे, पहले तो एड्सॉर्ब और एक होता है एब्जॉर्ब। दोनों में तो डिफरेंस लगता है ना। एड्सॉर्ब होना मतलब सरफेस पे आके बैठ जाना। जैसे मैं अगर बोर्ड पे लिख रहा, इसका मतलब जो इंक है वो इस व्हाइट बोर्ड पे एड्सॉर्ब हो रहा है, घुस नहीं जा रहा है उसमें। और जो रसगुल्ले की बात करते हैं, अगर रसगुल्ला खाओ तो उसमें क्या होता है, जो भी स्वीट मतलब जो शुगर है लिक्विड फॉर्म में जो पूरा बन गया है वो तो पूरा अंदर तक घुस जाता है, वो एब्सॉर्ब हो जाता है। जैसे पाउडर लगाते हैं तो पाउडर लगाते हैं तो क्या होता है, वो सरफेस पे एब्सॉर्ब होता है, क्या नहीं, एड्सॉर्ब, घुस नहीं जाता। तो ये दोनों पॉइंट हम लोग पहले से जानते होंगे, एड्सॉर्ब और एब्सॉर्ब। अब एक टर्म आता है, अब हमें इस पूरे चैप्टर में हमेशा फोकस करना है एड्सॉर्ब पे, एड्सॉर्प्शन देखना होगा। तो जैसे हमारे पास कोई मान लो मेटल सरफेस है, जैसे प्लेटिनम जो बहुत सुना होगा, और ये सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अपनी तरफ क्या करते हैं, एब्सॉर्ब नहीं, एड्सॉर्ब करते हैं। एड्सॉर्ब अपने सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को ले आते हैं। अच्छा, तो अब 2 टर्म आता है कि कहां वो गैस जाकर के एड्सॉर्ब हो रहा है, कहां एड्सॉर्ब हो रहा है। जैसे हम लोग पहले जब सॉल्यूशन पढ़ते थे तो सॉल्यूशन में क्या आता था, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा अमाउंट में हो, जहां पे सोल्यूट आता था, जो बाहर से आता था उसको सोल्यूट बोल देते थे, जहां जाता था सोल्यूट उसको सॉल्वेंट बोल देते थे। ऐसे यहाँ पे जो सॉल्वेंट जैसा बिहेव कर रहा है वो है प्लेटिनम, सबको अपनी तरफ अपने सरफेस पे बुलाएगा। जो सॉल्वेंट जैसा बिहेव कर रहा है उसको बोल देते हैं एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट, ये एड्सॉर्बेंट याद कैसे रहेगा, सॉल्वेंट एब्सॉर्बेंट। और जो आ रहा है, जैसे हाइड्रोजन गैस जाकर के उधर एड्सॉर्ब हो रहा है, उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन जब हम लोग अभी पढ़ रहे होंगे तो वहां पे अक्सर 2 वर्ड में मिलेंगे, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसा है, किस तरीके की बॉन्डिंग कर रहे हैं ये एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट मतलब जहां एड्सॉर्बेंट आ रहा है, जहां बाहर से गैसेस आ रही हैं, और वो गैस क्या है, वो है एड्सॉर्बेट। चलो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा, एड्सॉर्बेट क्या है और एड्सॉर्बेंट क्या है। ठीक है, एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। अब हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शन की। पहले केवल एड्सॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। एड्सॉर्प्शन, ये क्या चीज है, अभी तो सीखा है। कोई हमारे पास सरफेस होगा, वहां पे वो ऐसे पढ़ा होगा ना कि 2 मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, तो ये तुमने बड़ा सा मास ले लिया किसी मेटल सरफेस का या जो भी है तुम्हारे पास, तो वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस को अपनी तरफ वान डर वाल्स फोर्सेस की वजह से अट्रैक्ट करते हैं। तो कुछ गैसेस आकर के उस सरफेस पे बैठ जाती हैं। एक बार बैठ गए तो उसके ऊपर भी, अब ये सरफेस के ऊपर तो ये गैसेस आ गए, लेकिन फिर से आ सकती हैं ऊपर। ऐसे गैसेस इस सरफेस के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, यार जो भी सरफेस होगा, गैसेस उसके ऊपर एब्जॉर्ब होती चली जाती हैं। किसकी वजह से, ड्यू टू वीक वान डर वाल्स
फोर्सेस, वीक वान डेर वाल फोर्सेस की वजह से ये गैसेस क्या होती हैं, जैसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, अब हमें तो ऐसा लगा होगा जैसे बोर्ड पे कोई गैस है ही नहीं, इस बोर्ड पे कोई गैस जो एटमॉस्फेयर में है वो इधर एब्जॉर्ब नहीं हुआ होगा, हुआ होगा, बहुत सारी गैसेस होंगी इसके सरफेस पे। कभी कभी होता है ना, वो एक्सपेरिमेंट में कुछ लोग दिखाते हैं कि हम तुम्हें गैस दिखा सकते हैं, तो जब तुम देखोगे तो इसके ऊपर भी गैसेस होंगी, इस सरफेस के ऊपर, वो इसके मास, बोर्ड के मास की वजह से एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। अच्छा, तो जब भी कभी ये एब्जॉर्प्शन वाला फिनोमिना हो रहा होगा तो ये तो अट्रैक्शन का है, एब्जॉर्प्शन फिनोमिना तो अट्रैक्शन का है, हाँ, और जब भी कभी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी लिबरेट होगा या फिर एनर्जी देना पड़ेगा। अपने आप यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, हम लोग जबरदस्ती तो कुछ एनर्जी नहीं दे रहे कि जाओ भाई तुम वहां जबरदस्ती अट्रैक्ट हो, नहीं, अपने आप जाकर के एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो बोल देते हैं जब भी कभी एब्जॉर्प्शन होता है वो अट्रैक्शन की वजह से होता है, अट्रैक्शन बिटवीन एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट, और जब भी कभी अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी लिबरेट हो जाता है। प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। हाँ, तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन कम होगा। क्यों, अभी तो मॉलिक्यूल यहाँ बैठे हैं, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, यहां से निकल के भाग जाएंगे, और निकल के भाग जाएंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे फिर, तब तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, तब तो एब्जॉर्प्शन टफ होगा। तो एब्जॉर्प्शन होने के लिए अक्सर लो टेम्परेचर रखते हैं, तो आकर के वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अभी वो दो अलग नाम आएगा तो वहां पे और सारी चीज क्लियर होगा, कहीं बढ़ता है कहीं घटता है टेम्परेचर के साथ एब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब जैसे जैसे ये एब्जॉर्प्शन होगा, कोई बताए एंट्रोपी का क्या होगा। केवल एब्जॉर्प्शन वर्ड हमें मिला तो हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी का क्या हुआ, चेंज ऑफ एंट्रोपी, बढ़ता है या घटता है। बोलेंगे जब एब्जॉर्प्शन होगा, पहले तो गैस थी वो बाहर इधर उधर घूमती, लेकिन अब वो किसी मेटल सरफेस पे आके बैठ गई तो उसका जो फ्रीडम है वो तो कम हो गया, क्योंकि वो बैठ गई शांति से, सुकून से। तो एंट्रोपी डिक्रीजेस इन एब्जॉर्प्शन, एंट्रोपी डिक्रीज करता है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। कोई पूछे हमसे डेल्टा जी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, तो बोलेंगे डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, यही तो होता है। हाँ, तो डेल्टा एच वो कैसा है, माइनस माइनस, डेल्टा एस कैसा है, माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का केस है। अच्छा, तो सोचो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब माइनस ज्यादा हो, मतलब प्लस वाली वैल्यू कम हो जाए। प्लस वैल्यू कम होगी जब टेम्परेचर कम हो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो प्लस का वैल्यू बढ़ जाएगा, नेट में प्लस रह जाएगा, और अगर नेट में प्लस हो गया तो वो प्रोसेस होगा नहीं। तो बोलेंगे इन जनरल जो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेसेस होते हैं वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल रहते हैं, लो टेम्परेचर पे ही डेल्टा जी उनका नेगेटिव मिल सकता है। लो टेम्परेचर रहेगा तभी जाकर के वो नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, डेल्टा जी नेगेटिव, तभी वो जाकर के स्पॉन्टेनियस होगा। तो जब भी कभी एब्जॉर्प्शन होगा हम डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में कमेंट कर सकें, ठीक है। नॉर्मली एब्जॉर्प्शन वीक वान डेर वाल फोर्सेस की वजह से होता है। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस ले लें और गैस ले लें अलग अलग तरीके का, एक गैस ले लें हाइड्रोजन गैस, एक गैस ले लें अमोनिया गैस, अलग अलग गैस ले लो, तो क्या होगा, हम बोले कि अगर अलग अलग गैस पकड़ोगे तो हर गैस सेम एक्सटेंट पे तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब भाई हाइड्रोजन है, उसका एब्जॉर्ब कराना टफ होगा, लेकिन जो अमोनिया है उसका एब्जॉर्ब होना आसान होगा। क्यों, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिस गैस को आराम से लिक्विफाई कर सकते हैं उस गैस को एब्जॉर्ब कराना आसान रहेगा, ठीक है। तो हम लोग हाइड्रोजन गैस को, अब कोई बोले क्या दोनों सेम एक्सटेंट में एब्जॉर्ब होंगे, नहीं, हाइड्रोजन गैस का एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, अमोनिया का एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। क्यों, जिस गैस को आराम से लिक्विफाई करा सकते हैं वही गैस को आराम से मेटल सरफेस की तरफ या जहां पर भी हमें एब्जॉर्ब कराना है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। अच्छा, तो कुछ वर्ड तो समझ में आया एब्जॉर्प्शन का मतलब, इन जनरल एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अच्छा, प्रेशर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन का क्या होगा, अगर तुम किसी कंटेनर में मान लो हो और वहां पे कुछ गैसेस तो कंटेनर के सरफेस पे एब्जॉर्ब नहीं होंगी और तुम ऊपर से प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दो तो और ज्यादा गैसेस उसके सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो प्रेशर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन घट जाता है, और एब्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और एब्जॉर्प्शन में एंट्रोपी डिक्रीज करता है। इन जनरल लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। अच्छा, ये सब चीज समझ में आ गया। अब एब्जॉर्प्शन को पढ़ते हैं दो तरीके से, एक होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन।
केमिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, अब जैसे कि नाम ही है फिजिकल और केमिकल, मतलब पहले हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में देख लेते हैं। जब कभी भी गैसेस किसी सरफेस पे अट्रैक्ट हो और केवल ओनली ड्यू टू वन वाल फोर्सेस, मतलब मास की वजह से अट्रैक्ट हो और कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, कुछ नया चीज बना देंगे उस सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होकर के, नहीं। नॉर्मली मास की वजह से, वन वाल फोर्सेस की वजह से अगर अट्रैक्शन है, गैसेस मॉलिक्यूल किसी सरफेस पे जाकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं वन वाल फोर्सेस की वजह से, तो उस एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं फिजिकल एब्जॉर्प्शन। अच्छा, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? केमिकल एब्जॉर्प्शन में केमिकल केवल, और ऐसे वहां पर भी वन वाल फोर्सेस तो एक्टिव रहेंगे हमेशा ही, वन वाल फोर्सेस तो भगवान जैसे हैं, हर एक जगह पे मिलेंगे, लेकिन जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है वहां पे क्या बनाना होगा उनको? केमिकल बॉन्ड। तो ये प्रोसेस कब होता है? जब एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बन सके, केमिकल बॉन्ड सिग्मा पाई कुछ ऐसे बॉन्ड बन सके, तभी केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है। और अगर एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं है तो वो वन वाल फोर्सेस की वजह से अट्रैक्ट हुए होंगे, तो बोलेंगे एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट अगर केमिकल बॉन्ड बना सकते हो, केमिकल बॉन्ड अगर वो केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं तभी केमिकल एड्सॉर्प्शन हो पाएगा। इसका मतलब जो केमिकल एड्सॉर्प्शन होगा वो ज्यादा सेलेक्टिव होगा, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होगा। ऐसा नहीं कि अब ऐसा तो होगा नहीं हर एक एड्सॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाने, लेकिन जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो तो कोई भी एड्सॉर्बेंट होगा उनके बीच में वन वाल फोर्सेस तो रहेगा ही, वन वाल फोर्सेस तो भगवान जैसे हैं, सब जगह पे रहते हैं। तो ये बहुत हाई स्पेसिफिक, मतलब सब जगह में हमें केमिकल एड्सॉर्प्शन देखने को नहीं मिल सकता, हाईली स्पेसिफिक। लेकिन जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो हाईली स्पेसिफिक नहीं है, ये बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं है, ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं। क्यों? कुछ भी हो ना हो लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन जरूर हो रहा होगा, मास की वजह से अट्रैक्शन फोर्सेस जरूर आ रहे होंगे, वन वाल फोर्सेस तो पक्का ही रहेगा। अच्छा, क्या बोथ आर एक्सोथर्मिक? हाँ, एड्सॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल। हाँ, अब कोई पूछे कौन ज्यादा एक्सोथर्मिक, फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिर केमिकल एड्सॉर्प्शन, व्हिच वन विल बी मोर एक्सोथर्मिक, कौन ज्यादा एक्सोथर्मिक होगा? हम बोलेंगे जब केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा हो तब तो एड्सॉर्बेंट, मतलब जहां पे कोई आएगा, और एड्सॉर्बेट, उन दोनों के बीच में क्या होगा? केमिकल बॉन्ड होगा। और जब भी कभी तुम केमिकल बॉन्ड की, जैसे एक मॉलिक्यूल यहां है और एक मॉलिक्यूल बहुत दूर, तो क्या बहुत दूर से केमिकल बॉन्ड बनना पॉसिबल है? नहीं। लेकिन क्या बहुत दूर से वन वाल फोर्सेस होते हैं? हाँ, और वन वाल फोर्सेस तो बोला भी जाता है वो डिस्टेंस के 1/r⁴ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वो तो जितना भी दूर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो वन वाल फोर्स एक्टिव ही रहता है दो मॉलिक्यूल के बीच में। जैसे मैं और तुम चाहे जहां हो, लेकिन हम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स चल रहा होगा। लेकिन जो केमिकल है, केमिकल एड्सॉर्प्शन तो तभी होगा जब ए और बी दोनों ही मॉलिक्यूल काफी पास में आ जाए, तभी तो ये पॉसिबल होगा कि इनके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर सके और बॉन्ड बन सके। तो केमिकल एड्सॉर्प्शन जब हो रहा होगा तो मॉलिक्यूल को काफी पास आना पड़ेगा, और अगर काफी क्लोज आएंगे ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा। तो यहाँ पे जो एनर्जी लिबरेट होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 80 से 240 किलो जूल के आसपास। इसी के बीच में जब भी कभी केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है तो इतना किलो जूल पर मोल ऑफ एड्सॉर्प्शन, इतना हीट लिबरेट हो जाता है। जबकि फिजिकल एड्सॉर्प्शन जब होता है तो ये उतना ज्यादा इफेक्टिव, उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लेकर आते, तो हीट जब लिबरेट होता है तो यहाँ पे 20 से 40 किलो जूल के बीच में हीट लिबरेट होता है। ये एनसीईआरटी का डेटा है, लगभग इतना हीट लिबरेट होता है। ठीक है, अच्छा, दोनों ही एक्सोथर्मिक है। अब यहाँ पे दोनों में एक बहुत ही बेहतरीन सा प्रॉब्लम जैसा है, जब फिजिकल एड्सॉर्प्शन कराते हैं तो कोई केमिकल जैसा तो रिएक्शन होता नहीं, कोई जबरदस्ती प्रोसेस उसे कराते नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन अलग से कराते नहीं। तो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, अभी हमने सीखा था टेम्परेचर बढ़ाने से फिजिकल एड्सॉर्प्शन को दिखाते हैं x/m से। m क्या होता है? मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, बोर्ड का मास। x क्या है? बोर्ड पे आने वाली गैस का मास। ठीक, इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, या एड्सॉर्प्शन को x/m। m क्या है? मास ऑफ, m क्या है लिख देते हैं, मास ऑफ
एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का मास। और x क्या है? मास ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन एडजॉर्बेंट। बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लिखना है ना, नहीं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। x क्या है? मास ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन एडजॉर्बेंट, मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब ऑन एब्जॉर्बेंट। कितना उस पूरे मास पे आकर के गैस एब्जॉर्ब हुई, m मास में। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्यों? फिजिकल एब्जॉर्प्शन वीक वन बार फोर्सेस की वजह से होते हैं। मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी तो आकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, सरफेस को छोड़ के भाग जाएंगे। अच्छा, लेकिन जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है कि केमिकल प्रोसेस चल रहा है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन चल रही हो, चाहे वो एक्सो हो चाहे एंडो हो, क्या हमने ऐसे ग्राफ देखे कि इधर एंथैल्पी, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, POR प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर कभी-कभी टाइम भी लिखा रहता है। या तो वो ग्राफ कभी-कभी हमें ऐसे मिलता है जिसको हम लोग बोल देते हैं कि एक्सोथर्मिक ग्राफ है, पहले हमें कुछ एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा, फिर बाद में प्रोडक्ट बनेगा, पहले लेकिन हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा, मिलेगा ज्यादा एनर्जी जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो। या फिर कभी-कभी हमें एंथैल्पी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का जो ग्राफ है वो हमें ऐसे मिल जाता है, ऐसे दो तरीके का दिखा होगा, एक एंडो और एक एक्सो के लिए। अब ये प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक वाले हैं, तो फिर हमें ये वाले ग्राफ में फोकस करना चाहिए। हाँ, यहाँ जब भी कभी केमिकल रिएक्शन हो तभी ऐसे ग्राफ बनाते हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा था, हाँ वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस था क्योंकि अट्रैक्शन होने से कुछ एनर्जी लिबरेट होता, लेकिन वो कोई केमिकल प्रोसेस नहीं था कि वहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जैसी बात हो। लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जैसी बात होती है। तो चाहे जैसा केमिकल रिएक्शन हो, चाहे एंडो हो या एक्सो हो, क्या स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी देना ही पड़ता है? क्या स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी देना ही पड़ता है? हैं? बिना स्टार्टिंग में बिना कुछ एनर्जी दिए वो क्या प्रोसेस हो जाता है क्या? नहीं, स्टार्टिंग में तो कुछ एनर्जी देना ही पड़ता है। अगर तुम स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी दे रहे, बिना एनर्जी दिए स्टार्टिंग में तो वो प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो जब हम केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, इसको हाईलाइट करके लिखना, टेम्परेचर बढ़ाने पे ये इसका एब्जॉर्प्शन स्टार्टिंग में थोड़ी देर तक बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो इसको रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, एक चीज ये भी मन करे इसको पहले नोट कर लो, क्या इसके लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बिकॉज दिस इज नॉट ए केमिकल प्रोसेस, बट फॉर केमिकल एब्जॉर्प्शन we must have to provide sufficient activation energy जिससे कि केमिकल बॉन्ड बन सके और तभी जाकर के केमिकल एब्जॉर्प्शन हो पाएगा। तो इसके लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होता है। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब हमें कुछ टेम्परेचर देना ही पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर देते हैं तो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन क्या टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ते ही चला जाएगा? नहीं, एक एक्सटेंट के बाद जब तुम फर्दर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो एब्जॉर्प्शन होगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वो डिक्रीज करेगा। पहले तो बढ़ेगा बाद में घट जाएगा, पहले बढ़ेगा बाद में घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसको दिखा देना, बाद में ये एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि अल्टीमेटली प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। स्टार्टिंग में जब एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया, प्रोसेस होने लगा, और उसके बाद अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो जब हम इतना पॉइंट नोट कर लिया होगा, हटा दें, चलो हटा दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, लोगों को ये आसान तो लगता है लेकिन इस पे क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमें इसको अच्छे से सीख लेना है। फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब अपने को देखने को मिलते हैं यही सबसे, या तो रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे ये तो है ही चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल जैसा। अच्छा, अब हम ग्राफ की बात कर लेते हैं तो शायद में थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एब्जॉर्प्शन देखेंगे, m मास ऑफ एब्जॉर्बेंट पे x मास ऑफ एब्जॉर्बेंट आकर के एब्जॉर्ब हो गया, ये एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और इधर है टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर बहुत कम होगा, यहाँ पे जीरो जैसा, टेम्परेचर बहुत कम रखोगे तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा फिजिकल वाला। क्यों? क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होता है कि जब मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत कम होगी तो किसी सरफेस पे जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो कम टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम रहता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता चला जाता है। जब भी कभी एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसे आ जाए, ये प्रोसेस फिजिकल एब्जॉर्प्शन को बता रहा है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन
अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, स्टार्टिंग में कम टेम्परेचर पे हो ही ना एड्सॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में केमिकल एनर्जी चाहिए, उसके लिए कुछ सफिशिएंट एनर्जी चाहिए होगा। तुमने एनर्जी जीरो का रखा है, टेम्परेचर जीरो मतलब मॉलिक्यूल की कोई एनर्जी ही नहीं है। अगर मॉलिक्यूल की कोई एनर्जी नहीं है तो फिर स्टार्टिंग में एड्सॉर्प्शन लगभग जीरो जैसा रहता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता है। ऐसे ऐसे अगर कभी ग्राफ बना दे, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब केमिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन क्या बढ़ता चला जाएगा इनफाइनाइट तक? नहीं, एक एक्सटेंट पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर से डिक्रीज करेगा जहां तक मैक्सिमम, फर्दर और आगे जाके डिक्रीज कर जाएगा। क्यों? अब यहां पे इतनी प्रॉपर सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई होगी जिससे कि रिएक्शन चल गई। अब उसके बाद अगर तुम एनर्जी दोगे, प्रोसेस अल्टीमेटली एक्सोथर्मिक है और लीच एटलियर बाबा एक्टिव हो जाएंगे। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, टेम्परेचर बढ़ाने से फिर वो बैकवर्ड हो जाएंगे और जितना एड्सॉर्प्शन हुआ होगा एड्सॉर्प्शन कम होने लगेगा, फिर रिवर्स हो जाएगा। अच्छा वो छोड़ दें, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन ये बात समझ में आ गया। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ स्टार्टिंग में कुछ देर तक एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, इधर है एड्सॉर्प्शन। लेकिन उसके बाद क्या होगा? कुछ टेम्परेचर के बाद, इस टेम्परेचर पे मैक्सिमम है, उसके बाद कम होता चला जाएगा। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन ग्राफ से समझ में आना चाहिए। अगर लगातार घटता चला गया तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है, और अगर तुमने टेम्परेचर पहले बढ़ाया तो बढ़ गया फिर घट गया तो वो केमिकल एड्सॉर्प्शन है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन अगर फिजिकल है तो लगातार घटता है, अगर केमिकल है तो घटता तो है, लेकिन कब? जब हमारे पास कुछ सफिशिएंट टेम्परेचर के आगे हो। अच्छा, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये वाला तो केवल लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा फिजिकल एड्सॉर्प्शन, लेकिन इसके लिए एक सफिशिएंट टेम्परेचर चाहिए होगा। तो ये इन जनरल कंपैरेटिव टू फिजिकल एड्सॉर्प्शन, अगर इससे कंपैरिजन करें तो इसके कंपैरिजन में तो इसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा। लेकिन क्या इस हाई टेम्परेचर का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर? नहीं नहीं, इस टेम्परेचर का मतलब बस इतना है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक मैक्सिमम होगा, उसके बाद फर्दर डिक्रीज करेगा। इसको यही ऐसे ही नोट करना, इनिशियली ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस, बट आफ्टर ए सर्टेन टेम्परेचर on further increment of temperature chemical absorption decreases। नोट कर लेंगे ये बात, ठीक है। अब अगर तुम फिजिकल एब्जॉर्प्शन की बात करो तो इसको बोलते हैं कि मल्टीलेयर होता है। आसान है, समझ जाओगे मल्टीलेयर। क्यों? क्योंकि एक बार अगर सरफेस पूरा फिल हो गया एब्जॉर्प्शन से, उसके बाद भी जो बाहर वेटिंग में खड़े होंगे उनको भी तो सरफेस अट्रैक्ट कर रहा होगा ना ये सरफेस। क्यों? क्योंकि कोई बॉन्ड तो फॉर्मेशन होना नहीं है, वन वाल फोर्सेस हैं तो उस पे भी लग रहा होगा तो वो भी आकर के यहीं लटक जाएगा इससे। तो ये मल्टीलेयर फिनोमिना होता है, चलता रहेगा इसके ऊपर। कौन? फिजिकल एब्जॉर्प्शन। और जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है, यहाँ तो बॉन्ड बनना है। एक बार अगर सरफेस के मॉलिक्यूल पे, सरफेस से ही तो बॉन्ड बनना है, घुसना तो है नहीं अंदर। तो एक बार अगर बॉन्ड बन गया सरफेस वाले मॉलिक्यूल पे, सरफेस पे आकर के सारे मॉलिक्यूल ने सरफेस से बॉन्ड बना लिया, तो क्या फिर से केमिकल बॉन्ड, दूर दूर से केमिकल बॉन्ड बनेगा इसके अंदर से घुस करके? नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो फिर जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो मल्टी लेयर नहीं होता, क्या बोला जाए, ये सिंगल लेयर होता है, सिंगल लेयर फिनोमिना। केमिकल एब्जॉर्प्शन इज ए सिंगल लेयर फिनोमिना, व्हाइल फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज ए मल्टी लेयर फिनोमिना। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर हम बात करें, जब तुम सरफेस एरिया बढ़ा दोगे, सरफेस एरिया सोचो, एक बार हमने कम सरफेस दिया, एक बार ज्यादा। कम सरफेस दोगे तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, ज्यादा सरफेस दोगे तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि सरफेस पे ही तो हो रहा है, सरफेस ही तो फिनोमिना है, सरफेस केमिस्ट्री तो चैप्टर का नाम है। तो बोलते हैं जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, अल्टीमेटली अगर ये सरफेस का ही फिनोमिना है, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल। आगे चलते हैं, फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन में ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? प्रेशर बढ़ाओगे तो चाहे वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन हो, केमिकल एब्जॉर्प्शन, कुछ हद तक ये प्रेशर बढ़ाने से
फिजिकल और केमिकल दोनों ही एब्जॉर्प्शन बढ़ते हैं, ठीक है, दोनों ही बढ़ते हैं, हाँ, फिजिकल और हीट। अच्छा, अगला पॉइंट, अब जो मैं बोल रहा था ना कि अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस हो तो उनका जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। डिफरेंट डिफरेंट गैसेस जैसे हाइड्रोजन और अमोनिया, तो हाइड्रोजन गैस कम एब्जॉर्ब होगा लेकिन अमोनिया ज्यादा। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का एब्जॉर्प्शन डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट पे होता है। लेकिन ये जो बात है वो केवल फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए ही वैलिड है, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन हर एक गैस को एब्जॉर्ब कराता है, क्योंकि वन वाल फोर्सेस हर एक गैस के बीच में लगेगा उस एब्जॉर्बेंट का। जैसे ये बोर्ड है तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये हाइड्रोजन को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, नहीं, ऑक्सीजन को भी, नाइट्रोजन को भी, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो वन वाल फोर्सेस हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है। तो जब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का एब्जॉर्प्शन डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो केवल और केवल वैलिड है फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन अगर कोई बोले क्या डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का एब्जॉर्प्शन डिफरेंट डिफरेंट होगा केमिकल एब्जॉर्प्शन में, बोलते हैं सबसे पहले तो इसका इस बात से लेना देना नहीं है कि कौन गैस ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, इसका इस बात से लेना है कौन सी गैस बॉन्ड बना सकती है एब्जॉर्बेंट के साथ। अगर बॉन्ड बना सकती है, मान लो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब होगा, अमोनिया नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक केमिकल रिएक्शन है। अगर उस एब्जॉर्बेंट और उस एब्जॉर्बेट में केमिकल बॉन्ड बन सकता है तभी वो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा। तो बोलते हैं ये तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंट पर होता है, लेकिन ये उन्हीं गैसेस के लिए होगा जो केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं। तो हम केमिकल एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट ऐसे नहीं बोल सकते अमोनिया का ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, नहीं, लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं कि अमोनिया का ज्यादा होगा हाइड्रोजन का कम, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं बोला जा सकता कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में अलग अलग गैसेस के लिए तो अलग अलग एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन केमिकल में ऐसा नहीं। तो ये कहानी समझ में आ गई। अच्छा, जो प्रेशर वाली बात बोल रहे थे उसी का ही आगे हम लोग अगले लेक्चर में एक ग्राफ देखेंगे। छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे जिससे कि जो जो पॉइंट तुम्हारा डाउट वाला हो उसको जल्दी जल्दी तुम दोबारा रिवाइज कर सको, ठीक है। चल, तो ये लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन की कुछ अच्छी अच्छी बातें देखी। एक छोटी सी चीज और बता दें, एक ग्राफ आता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस सरफेस का डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस। मतलब जो हमारे पास सरफेस होगा, सरफेस मान लो ये सरफेस मैंने दिखा दिया, अब मॉलिक्यूल बहुत दूर है, बहुत दूर से इधर अट्रैक्शन हो रहा होगा, तो जब वो अट्रैक्शन हो रहा होगा तो दो फिजिकल और केमिकल दो प्रोसेस होंगे, पॉसिबल है। तो कैसा उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैसे वैरी करता जाता है। तो बोलेंगे पहले हम बताते हैं केवल फिजिकल एब्जॉर्प्शन, जब बहुत दूर होगा तो अट्रैक्शन बहुत कम होगा, अट्रैक्शन से एनर्जी लिबरेट होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाता है। तो जब बहुत दूर होंगे डिस्टेंस से मॉलिक्यूल तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम रहता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल पास में आएंगे डिस्टेंस घटता जाएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल पास में आएंगे, पास में कहां आ रहे हैं, उस सरफेस के पास में, जैसे जैसे डिस्टेंस कम करोगे, इधर डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे इधर आओगे तो डिस्टेंस कम करोगे, जैसे जैसे डिस्टेंस कम करोगे अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ने से ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी पोटेंशियल एनर्जी उतना ड्रॉप करता जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी घटता चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा घटता चला जाएगा, हमेशा नहीं। अब उससे ज्यादा अगर पास में लेकर आओगे तो कभी कभी होता है ना, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक रहे दो लोग तो अट्रैक्शन, काफी पास में आ गए तो लड़ाई होने लगती है। वही है वन डू वन फोर्सेस किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक मैक्सिमम एक्टिव होते हैं, उसके भी बाद अगर और क्लोज लेकर आओगे मॉलिक्यूल को तो फिर वन डू वन रिपल्शंस काम करने लगते हैं। जबरदस्ती दो मॉलिक्यूल के एक दूसरे के अंदर घुसाओगे जबकि वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाना चाहते तो रिपल्शन होता है, फिर वो ऐसे हो जाता है, ठीक है। बहुत दूर डिस्टेंस है, बहुत कम अट्रैक्शन होगा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कम ही एनर्जी लिबरेट होगा, लेकिन जैसे जैसे पास लाओगे ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप करेगा और फिर वो इंक्रीज करता चला। अच्छा, इस प्रोसेस के लिए तुमने क्या कोई अलग से एनर्जी दिया? नहीं। अच्छा, जब बात करते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन कराने के लिए पहले तुम्हें कुछ एनर्जी देना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है, वो एक्टिव एनर्जी वाला, जब तुम अभी तो ग्राफ देख रहे थे तो ऊपर ले जाना पड़ता है ना, तो हमें कुछ एनर्जी मेंटेन करना पड़ता है, कुछ एनर्जी देना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी देना पड़ेगा केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके बाद वो प्रोसेस होगा, और वो केमिकल एब्जॉर्प्शन मैंने बताया काफी पास आकर के होगा, वन वन फोर्सेस जैसा नहीं बहुत दूर से ही हो जाएगा, नहीं, केमिकल एब्जॉर्प्शन काफी पास आएंगे तभी तो केमिकल बॉन्ड बनेगा, हाँ, और काफी पास आएंगे तो काफी ज्यादा हीट लिबरेट करेंगे, हाँ, काफी ज्यादा। उसके बाद और क्लोज लाओगे तो रिपल्शन हो जाता है।
काफी पास आकर के बॉन्ड बनेंगे, इतना पास, सोचो यहां से केवल इतने डिस्टेंस पे वो केमिकल बॉन्ड बन रहा है। हाँ, उससे आगे और पास में लेकर आओगे तो रिपल्सन हो जाता है, काफी पास में लाने पे रिपल्सन। तो ये होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। स्टार्टिंग में तुमने इतनी एनर्जी दी होगी केवल केमिकल एब्जॉर्प्शन कराने के लिए, और फिर वो एनर्जी ले लेकर के जब जैसे जैसे वो अट्रैक्ट हुआ, अब अट्रैक्शन से एनर्जी लिबरेट होगा, जैसे जैसे वो अट्रैक्शन होगा एनर्जी लिबरेट होगा, और जितना पास में जब केमिकल बॉन्ड बन जाएगा सबसे ज्यादा एनर्जी लिबरेट हो जाएगा। एनर्जी लिबरेट होना मतलब पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉप कर जाना। ये होता है केमिकल एब्जॉर्प्शन, ये होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन। पीए फिजिकल एब्जॉर्प्शन, सीए केमिकल एब्जॉर्प्शन। अच्छा, तो देख लो केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए हमें कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि फिजिकल वालों के लिए नहीं, वो अपने आप बहुत दूर रहते हैं तो कम अट्रैक्शन होता है, जैसे जैसे पास में आते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता चला जाता है, तो एनर्जी डिक्रीज करता चला जाता है। ये क्या है? ये है एंथैल्पी का चेंज। ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन में कितना होता है? 20 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच, और केमिकल एब्जॉर्प्शन में ये डेल्टा एच कितना हो जाता है? 80 से 240 किलो जूल के बीच पर मोल। ठीक है, इन जनरल जब भी कभी कोई प्रोसेस होता है तो दोनों ही चीज होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन भी और फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी, दोनों ही। क्यों भाई? फिजिकल तो हमेशा ही रहता है। तो पहले मॉलिक्यूल्स रियल में अगर बोला जाए ना तो ये वाली चीजें नहीं होती। रियल में प्रोसेस ऐसे चलता है कि पहले फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, अब अगर उसको केमिकल बॉन्ड बनाना है तो वो और क्लोज आ जाएंगे, तो नेट में ये पाथ फॉलो हो जाता है, ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पे पहले आए फिजिकल एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर वो और पास में आए तो तुम्हें कुछ एनर्जी देना पड़ गया, तो नेट में तुम्हें देखो इतनी एनर्जी देनी पड़ जाएगी, इसी को बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। और फिर वो आएंगे पास में, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे और इधर चले जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो ये वाली लाइन ये किसको बता रहा है? ये केमिकल एब्जॉर्प्शन को, ये फिजिकल एब्जॉर्प्शन को। समझ में आ जाएगा कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन की हर एक बातें मैंने तुम्हें बता दिया। ग्राफ चाहे जैसा पूछेगा एग्जाम में तुम बड़े आराम से दे पाओगे। ठीक है, और खास करके वो टेम्परेचर वाला कि केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने में पहले बढ़ता है क्या चीज? एब्जॉर्प्शन, और उसके बाद कम हो जाता है। x/m का नाम ध्यान रखना, अगले वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक है, फ्रेंडली आइसोथर्म के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ये वीडियो जल्दी से देख लो। ठीक है, चलो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और हम वो वीडियो में कवर करते रहेंगे, और एक साथ अगर दे देंगे तो फिर वो भी दिक्कत होगा, और खास करके ये थ्योरी है तो खुद को भी उतना थ्योरी वो याद नहीं होता। जो हमसे बन पाए छोटा छोटा वीडियो बना के तुम्हारे लिए हाजिर करते रहेंगे। चले, आज के लिए इतना रखते हैं, थोड़ी ही देर में तुम्हें अगला वीडियो मिलेगा, ये जल्दी से कंप्लीट कर लो। बाय।